Hello students. So in the last lecture we discussed about the electric flux. हमने फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जो कि आया था फाई बराबर ई डॉट ए, दैट मीन्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। हर चीज़ को हमने डिस्कस किया कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हमने निकाले, और जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला था, जिस पर हमने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था, वो ये था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज एनक्लोज है तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, and that result is independent on the location of charge and that shape and the size and the symmetry of the object, closed surface. And if the charge is placed outside, then the net flux because of this outside charge is what? Zero, because जितनी electric field lines क्लोज सरफेस में एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट भी कर रही हैं। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर थोड़ा लॉजिकल हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्लियर एकदम? अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है। क्या है मेरे पास? एक क्यूब। और अब देखिए एक ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन पे से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्यूब है मेरे पास, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी जाइएगा। मेरे पास एक क्यूब है, उसके सेंटर पे मैंने चार्ज को प्लेस कर दिया, विच इज क्यू। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब, तो आंसर आपको मालूम ही है। फ्लक्स कितना होगा क्यूब में से? कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब जो टोटल पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो वो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस, फ्रॉम इट्स वन फेस, तो बहुत इजी है भाई। अब वो पूछ रहा है वन फेस का। देखिए किस तरीके से सोचते हैं। अब टोटल का जो फ्लक्स है वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब के 6 फेसेस हैं, मतलब 6 फेसेस का फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का पूछा है, ये तो सभी को निकालना आता है यूनिटरी मेथड। तो वन फेस का फ्लक्स कितना होगा? 1/6 इंटू टोटल, दैट मीन्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब वो इस तरीके से भी कर सकता है कि यार उसने इस फेस को, जिसमें से पूछ रहा है, उस फेस के कुछ पोर्शन को शेड कर दिया, लेट्स से 1/4 पोर्शन को शेड कर दिया, और पूछ रहा बताओ शेडेड पोर्शन का फ्लक्स, शेडेड पोर्शन का वो फ्लक्स पूछ रहा है आपसे। भाई इस पूरे फेस का फ्लक्स है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये शेडेड पोर्शन 1/4 है पूरे सरफेस का। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? 1/4 ऑफ वन फेस, दैट मीन्स 1/4 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। अब मान लो मैं इस चार्ज को थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट कर दूं, बीच में ले जाने की बजाय कहीं साइड में ले जाऊं, तो वो फ्लक्स पूछ रहा है। अरे आंसर तो तभी भी वही आएगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। हाँ, मान लो उसने चार्ज को, सुनिएगा जरा, इसी पर पीएचडी करेंगे हम।
मान लो उसने चार्ज को अब रख दिया है, उसने चार्ज को कहाँ रखा है, मान लो उसने चार्ज को एक फेस, मान लो ये एक सरफेस है, उसके सेंटर पे या मतलब कहीं पर भी रख दिया, मतलब एक फेस पर अटैच कर दिया है। अब चार्ज कहाँ पर है, अब चार्ज की लोकेशन कहाँ पर है, चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड है, एट वन ऑफ इट्स फेस, उसके एक फेस पर रख दिया है। अब फ्लक्स कितना होगा, अब कहोगे सर अभी भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं, अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग। जब ये सेंटर, मान लो इसमें से, इस चार्ज में से, मान लो इस चार्ज में से 100 फील्ड लाइन निकल रही है, यार ये सेंटर में है तब भी 100 फील्ड लाइन निकल रही है, कहीं और शिफ्ट कर दिया तब भी 100 फील्ड लाइन निकल रही है। लेकिन जब आपने एक फेस के सेंटर पे रख दिया, अब कुछ फील्ड लाइन अंदर है और कुछ फील्ड लाइन बाहर भी तो निकल रही है मेरे भाई। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ फील्ड लाइन अंदर है और कुछ फील्ड लाइन बाहर है, सुनिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे करेंगे, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सिमेट्री खेलेंगे। इसको आप नोट कीजिएगा, मैंने रब कर दिया है, सिमेट्री खेलेंगे। मान लीजिए मैं एक और ऐसा क्यूब, मान लीजिए मैं एक और इस तरीके का क्यूब यहाँ पे इमेजिन कर लूँ लाइक दिस, तो अब इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है इस पूरे का क्या है, हाफ, तो इस पूरे का फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस पोर्शन का फ्लक्स कितना होगा भाई, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, आंसर क्या होगा भाई, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बार आंसर क्या होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है एकदम। और देखते हैं, अब मान लो मैं इस चार्ज को यहाँ पर रख दूँ, मतलब कि एक मान लीजिए इस तरीके का ऐसा क्यूब है, ऐसा समझिए, लेट्स से दिस इज अ क्यूब। पहले केस में मैंने चार्ज कहाँ रखा था, यहाँ पर। अब मैंने चार्ज कहाँ रख दिया है, इस साइड पर मैंने चार्ज रख दिया है, और फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब पूछ रहा हूँ, तो ठीक है भाई, सिमेट्री खेलेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। अब एक ऐसा ही क्यूब मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन अभी भी एनक्लोज नहीं हुआ चार्ज, तो 2 क्यूब और उठाओ और इसके ऊपर प्लेस कर दो, 2 क्यूब और उठाओ और इसके ऊपर प्लेस कर दो लाइक दिस। अब ये कंप्लीट सिमेट्री बन गई, तो इस कंप्लीट क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो छोटा क्यूब है, ये पूरे का क्या है, 1/4। तो इस वाले केस के लिए अपना फ्लक्स कितना होगा, इस वाले केस के लिए अपना फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सुनिए जरा, और अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि चलो भैया आपने बता दिया क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट है पूरे क्यूब का, बताओ व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ वन फेज, एक फेज का फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चा आंसर देगा, अरे अभी तो सर ने बताया यार, कंप्लीट का है क्यू बाय 4, टोटल फेजेस है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो। गलत, थोड़ा सोचना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जब इस केस में जब चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इस फेस की बात करो, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी भाई, और इस फेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, अलोंग द सरफेस होगी, अलोंग द सरफेस। मतलब कि अगर आपने चार्ज यहाँ रख दिया है,
अगर आपने चार्ज यहाँ रख दिया है तो इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अलोंग होगी और इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इस फेस का फ्लक्स कितना होगा? 0। अरे कोई फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है इस फेस को। सेम केस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल कितना हो गया? 90। अगेन फ्लक्स कितना होगा? 0। दैट मीन्स इन दो फेसेस का फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो इफेक्टिवली कितने फेस बचे? 4। दैट मीन्स 4 फेसेस का फ्लक्स है Q/4 एप्सिलॉन नॉट। 4 फेसेस का फ्लक्स है Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का फ्लक्स कितना होगा? Q/16 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मान लो मैं इस चार्ज को खिसका करके यहां की बजाय इस चार्ज को शिफ्ट करता हूं और मैं इस चार्ज को कहां पे रख देता हूं? कॉर्नर पे, वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अगेन दिमाग लगाएंगे। एक कॉर्नर पे मैंने चार्ज रख दिया है यहाँ पर। अब देखो इसको एनक्लोज करने के लिए ऐसे ऐसे 4 तो मैंने यहाँ लगा दिए, सॉरी ऐसे ऐसे 3 स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ लगा दिए। अब ये टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? 4, लेकिन अभी भी ये ऊपर से एनक्लोज नहीं है। तो यही सेम चारों की स्ट्रक्चर मैंने ऊपर से कवर कर दी। तो अब ये स्ट्रक्चर एनक्लोज हो गई है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर का फ्लक्स कितना होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। और इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस पूरी का क्या है? 1/8, क्योंकि टोटल कितने यूज हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो ये 4 हो गए और 4 इसके ऊपर से। तो इस केस में, इस केस के लिए फ्लक्स ऑफ क्यूब कितना होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। सेम केस अगर वो पूछ ले फ्लक्स फ्रॉम 1 फेस कितना होगा? अगेन इस फेस का फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। जो फेस डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका 0 हो जाएगा। इस वाले फेस का भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। और इस वाले फेस का भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। रीज़न क्या है भाई? चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस वाली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर ऐसे, ख़त्म। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर ऐसे, 0। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर ऐसे, 0। दैट मीन्स इस केस में 3 फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? 0। तो ओवरऑल कितने फेस बचे? 3। मतलब 3 फेस का जो फ्लक्स, ओह सॉरी, इन दिस केस इट शुड बी 8। दैट मीन्स 3 फेसेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का फ्लक्स कितना होगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? तो सारे केसेस मैंने आपको पढ़ा दिए। सेंटर पे रखा है तब क्या होगा, किसी भी एक साइड के सेंटर पे रख दिया तब क्या होगा, यही केसेस बनते हैं क्यूब में। साइड की, फेस की साइड पे रख दिया तो क्या होगा, और किसी एक कॉर्नर पर रख दिया तो टोटल फ्लक्स, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर Q/एप्सिलॉन नॉट लिखा है, लेकिन क्या होना था Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 1/8 पार्ट होगा पूरे का। तो कितना होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और इन दिस केस 3 फेसेस का फ्लक्स कितना होगा? 0। तो 1 फेस का फ्लक्स कितना निकल जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, क्यूब प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। क्यूब के सारे केसेस हमने देख लिए, और हम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं फ्लक्स के बारे में। ऊपर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, phi = E.A और डिफरेंशियल फॉर्म y = इंटीग्रेशन E.dA। क्लियर? चलिए, मान लीजिए
मान लीजिए मेरे पास एक हेमिस्फेयर है, रेडियस इज r, और लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रही है, रेडियली आउटवर्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड इज E एंड रेडियली आउटवर्ड। एक हेमिस्फीयर है, कटोरा टाइप्स। मान लीजिए उसके सेंटर पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो वो यूनिफॉर्म, मान लीजिए कोई एक सोर्स है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड इज E, रेडियली आउटवर्ड वो निकाल रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस। समझिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो मान लो मैं इस एरिया का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने, जिसका एरिया कितना होगा, d। उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट में ले लूँगा और सभी का एंगल क्या होगा, सभी का एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर है एकदम। अब मान लो मैं इसका स्मॉल फ्लक्स निकालूं d फाई, तो d फाई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, E, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, dA। इसको ओपन करेंगे तो E dA cos, एंगल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, 0 डिग्री, एंड एवरीवेयर इट इज 0, तो क्या आ जाएगा, cos 0, तो क्या आ गया, E dA। ये क्या निकाला आपने, d फाई। अब कंप्लीट निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये टोटल एरिया। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, 2 पाई r स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, फाई बराबर E 2 पाई r स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या। अब वहीं सुनिएगा जरा, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, और इस प्रॉब्लम में मैं क्या काम करूं। आप प्लीज स्क्रीन को पॉज करके जो प्रॉब्लम्स आए, अगर मैं एकदम रब कर देता हूं तो स्क्रीन पॉज करके आप उसको नोट जरूर कीजिएगा, और कंसेप्ट्स को भी। मान लो सेम प्रॉब्लम है, हेमिस्फीयर, रेडियस इज r। क्लियर है एकदम। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा दी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आई, समस्या क्या आया। अब समस्या क्या आई, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, वही क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस, सेम है। ठीक है भाई, मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया क्या है, dA। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पर कुछ एंगल है। इसका एरिया वेक्टर लिया dA परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका एरिया वेक्टर लिया dA परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हर बार अब एंगल अलग अलग है। नाउ एवरी टाइम एंगल इज डिफरेंट। अगेन मैं उस फॉर्मूले पे चलूंगा। मान लो एक पर्टिकुलर केस में एंगल ले लिया मैंने थीटा, तो क्या लिखा जाएगा, स्मॉल फ्लक्स ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, d फाई बराबर E डॉट dA, दैट मीन्स E dA cos थीटा d फाई। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, टोटल निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो E है वो तो कांस्टेंट है, E तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, dA cos थीटा। नाउ इस पर फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज dA cos थीटा। dA क्या है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा दैट मीन्स dA cos थीटा क्या हो गया,
डी ए कॉस थीटा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, मान लो मैंने एक एरिया वेक्टर लिया, ये रहा, एक इस कंप्लीट बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये रहा एक स्मॉल एलिमेंट, इसका एरिया वेक्टर ये रहा और एंगल तो ये था थीटा। अब मैंने क्या काम किया है, क्या काम क्या हुआ है, काम क्या किया गया है मैंने, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लिए मैंने। एक तो ये एन कैप क्या है, डी ए वेक्टर, एक कंपोनेंट क्या ले लिया, अलोंग द फील्ड विच इज एन कॉस थीटा, एक कंपोनेंट ले लिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड विच इज एन साइन थीटा। मतलब इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे हो गया विच इज एन कॉस थीटा, एरिया वेक्टर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे हो गया विच इज एन साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट ऐसे हुआ है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्या उस कंपोनेंट में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है? अरे कोई नहीं कर रही। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, जीरो। मतलब सारा खेल तो इसी का ही है। मतलब नहीं समझ में आएगी, बात नहीं समझ में आएगी। अरे एरिया ऐसे था, इसके आपने दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो इन दिस डायरेक्शन है, एक इन दिस डायरेक्शन, दो चीज़ें हैं, देखो दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, क्लियर एकदम। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर और इट इज अलोंग द सरफेस। एक ही बात है, परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर एंड अलोंग द सरफेस। और इस केस का फ्लक्स कितना होगा, जीरो। इस फेस का फ्लक्स कितना होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एरिया वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम E इंटू ए। तो वही काम मैंने यहां किया। अरे एरिया वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, एरिया वेक्टर को रिजॉल्व किया, तो अलोंग द फील्ड और परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो तो इसकी वजह से होगा। तो बेसिकली डी ए कॉस थीटा क्या है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, व्हाट इज डी ए कॉस थीटा? डी ए कॉस थीटा इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एरिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? दैट मीन्स कौन सा कंपोनेंट, मतलब कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या फिर उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, बात तो एक ही है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इन सभी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे ही गिरेगा, सभी का प्रोजेक्शन तो ऐसे गिरेगा। तो ऐसे समझो, मैं यहाँ पर लाइट डाल रहा हूँ, मान लो कटोरा आपने लिया और ऊपर से लाइट डाल दी, तो उसकी शैडो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी आपको। वो ही होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस टोटल एरिया। जो शैडो डलेगी बेस पर वो ही होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। We resolve the area vector along the electric field and perpendicular to the electric field. जो फ्लक्स होगा वो अलोंग द फील्ड वाला होगा। अलोंग एरिया वेक्टर इज अलोंग द फील्ड, दैट मीन्स दैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तभी तो वो ओवरऑल कट करेगा इफेक्टिवली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? इसको नोट कीजिए।